हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे आर्यभट्ट एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप हमें ज़रूर बताए होंगे, ठीक। और अगर आपको अभी तक रिप्लाई नहीं आया होगा तो आपको रिप्लाई जल्द ही दिया जाएगा। तो आप लोग हमारा अगर पिछला वाला वीडियो देखें तो आपको पता होगा कि हमने उसमें क्या बताया था। तो मैंने आपको क्या बताया था? आपको मैंने बताया था कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और उसके बाद मैंने बताया था कि वैद्युत बल या स्थिर वैद्युत बल या कूलामीय बल जिसको बोलते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर क्या होता है। तो ये सब बातें हमने पिछले वाले वीडियो में कवर किया था। और इसके बाद आज आपका क्या होता है, आज मैंने सोचा कि जो कूलाम के नियम पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं या आवेश पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो पहले एक वीडियो में करवा दूँ। उसके बाद जब वीडियो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिस पर सारे बुक मतलब अदर पब्लिकेशन और एनसीईआरटी के क्या होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, ठीक। लेकिन अभी जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उन सारे टॉपिक का मैं क्या करूंगा, एक एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसका सारा क्वेश्चन उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक। जिससे जो भी टॉपिक पढ़ें आप उसको भूलो ना और उसका सारा क्वेश्चन आपको कवर हो। क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ थ्योरी ही पढ़ें, आपका यहाँ तक मकसद नहीं होता। आपका ये भी मतलब होता है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ें उसमें न्यूमेरिकल लगाएं तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं फिजिक्स में क्या सीख रहा हूँ। और ये सबसे ज़्यादा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनके लिए क्या होता है, मैथ उनके लिए होता नहीं, तो एक ही पार्ट ही बचता है जो फिजिक्स में थोड़ा अपना थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं, ठीक। तो आप देखिए फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं क्वेश्चन करवाने चल रहा हूँ। तो तैयार हो जाइए, ठीक, क्वेश्चन के साथ। अब देखिए इसके बाद तो आपका क्वेश्चन पहला क्या है, अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन लगाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन लगाकर आपको आंसर दे दिया जाए। आपको थिंकिंग बनाना, क्या कह रहा है सवाल का मतलब समझना वहाँ तक, ठीक। ये सब बातें हम सीखेंगे। अब देखिए एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, पहला क्वेश्चन। जैसा कि बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसी वीडियो में भी कुछ अच्छे सवाल आएंगे जो कंपटीशन और बोर्ड में पूछे जाते हैं और ये भी सवाल बोर्ड में आते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक। तो देखिए एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर 1 × 10⁻⁷ कूलाम का धन आवेश रह जाए। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई धातु है, ध्यान समझिएगा सवाल का मतलब। मैंने कहा कोई धातु है, मैं धातु से जब इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो क्या बचेगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई मेटल है, मान लीजिए कोई मेटल है, ठीक, ध्यान समझिएगा। ये अगर कोई मेटल है, इसमें से मैंने कहा क्या कि आपका जैसे मान लीजिए कोई है तो इसमें क्या होगा, कितने आवेश होंगे। तो आप बताएंगे अभी तो आवेशित नहीं है, क्योंकि जितने भी कोई भी पदार्थ होता है उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने कहा 10 प्रोटॉन है, आप बोलेंगे हाँ ठीक है 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बताइए आप 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक, ध्यान समझिएगा, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करा सवाल करा एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर कितना आ जाए, 1 × 10⁻⁻ कूलाम का धन आवेश रह जाए। इसका मतलब जब मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर दूंगा, बाहर कर दूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पॉसिबल, ठीक। मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पॉसिबल टू, मतलब जो आपका हो कितने धन आवेश हो जाए, 10⁻⁷ धन आवेश बचे, कितने इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर दूं, निकाल दूं, ठीक। तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो क्या बचेगा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन हमारा क्या होता है, धन आवेश होता है। इसीलिए क्या कितने इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर दूं, बाहर कर दूं। तो सवाल का मतलब समझ में आया, सवाल का मतलब समझिए, ठीक। तो मैं लगाता हूँ, अब देखिए कैसे किस माध्यम से लगाऊंगा। तो पहले सवाल में जो दिया है उसको पहले मैं सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम किससे डिनोट करते हैं। आपको मैंने एक फार्मूला बताया था Q = Ne, याद हो तो Q बराबर क्या होता है, Ne। मैंने बताया था जब क्वांटिकरण आवेश का चल रहा था तो उसमें मैंने ये फार्मूला बताया था, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। Q बराबर क्या होता है, Ne, ठीक। तो N बराबर आपको क्या है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वही पूछ रहा है। और आप जानते हैं कि क्या दिया है, कह रहा कि किस मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए कि जिससे कि इस पर कितना आवेश रह जाए, धन आवेश 1 × 10⁻⁷। तो ये Q की वैल्यू दी है, Q बराबर कितना दिया है, 10⁻⁷ कूलाम, ठीक। मात्रक से आप पहचान सकते हैं। पहले सवाल जो भी रहेगा फिजिक्स में आप क्या करिएगा, पहले जो दिया उसको लिख लीजिए, फिर पता करिए क्या पूछ रहा है, फिर देखिए दोनों में रिलेशन क्या होता है, बस वही लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। यही लगाने का तरीका होता है फिजिक्स में। अब देखिए आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए, ठीक। तो N की वैल्यू पूछ रहा है, तो बताइए फार्मूला क्या होता है, Q बराबर Ne, फार्मूला के माध्यम से Q की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷ है, ठीक। अब बताना N का वैल्यू पूछ रहा है। E क्या होता है, E आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक। अब देखिए N बराबर कितना आएगा,
तो आप करेंगे ये इंटू में इधर भाग में आएगा 10 की घात माइनस 7 बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अब देखिए n बराबर कितना आएगा, तो 1 बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 ऊपर जाएगा कितना बचेगा, पॉजिटिव हो जाएगा 10 की घात 19 और माइनस है तो आपका माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 10 की घात माइनस 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की घात प्लस 19 और प्लस 19 और माइनस 7 कितना होगा, 19 में से 7 घटाएंगे तो 19 में से जब 7 घटेगा तो कितना आएगा आपका 12 आएगा ना। तो 1 बटे 1.6 गुणे 10 की घात 12। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो बढ़ेगा, ठीक, तो 2 से काट देंगे 2 पंचे 10 और आपका क्या हो जाएगा 2 8 16। तो कितना आया आपका आया n बराबर 5 बटे 8 गुणे 10 की घात 12 आया, ठीक। या इसी को कट कर देंगे तो n बराबर कितना आएगा 0.8648 और आपका कितना हो जाएगा 2 बचेगा 8 दूनी 16 8 पंचे 40, ठीक, गुणे 10 की घात 12। इसी को लिख सकते हैं m बराबर 6.25 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक। ये क्या आया इलेक्ट्रॉनों की संख्या आया। तो देखो पहले हमने क्या किया, आपको कैलकुलेशन करना है और आपको फार्मूला पहले पता होना चाहिए और क्या सवाल करा उसको समझना है, तभी आप न्यूमेरिकल को धीरे धीरे लगा पाएंगे। सवाल करा था कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, तो मैंने कहा कि मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, ठीक ठीक। तो कह रहा जिससे कि इस पर 10 की घात माइनस 7 कूलाम का धन आवेश आ जाए, तो हमने कहा ठीक है, तो 10 की घात माइनस 7 कूलाम कितना है आपका, ये धन आवेश पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका Q की वैल्यू है और n हमें फाइंड करना है। मैं जानता हूँ Q और n में क्या रिलेशन होता है, Q बराबर n किससे, मैं जानता हूँ आवेश के क्वांटीकरण में सिखाया गया था, ठीक। तो आप Q बराबर n होता है, तो n की वैल्यू पूछ रहा है और Q की वैल्यू दिया है। E का मान क्या होता है, E आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, तो मैंने रख दिया, उसका सॉल्व कर दिया। 10 की घात माइनस 19 ऊपर गया, 10 की घात माइनस 19 प्लस में जाएगा और माइनस 7, तो 19 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 12 बचेगा। तो ये 12 बचा, अब इसको कट कर दिए, आपका ये यहाँ तक हो गया सॉल्व। तो ये n क्या आया, ये आया कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो लिखेंगे था, जब 6.25 गुणे 11 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे धातु के टुकड़े से हटाएंगे तो इस पर कितना आवेश आएगा, धन आवेश 10 की घात माइनस 7 आएगा, ठीक। तो जब इतना लिखेंगे तब आपका एक सवाल क्या हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होगा। यहाँ तक सही माना जाएगा, लेकिन जब आप इतना लास्ट में लिखेंगे कि जब मैं इतना इलेक्ट्रॉन बाहर कर दूंगा तभी 10 की घात माइनस 7 धन आवेश धातु पर क्या होगा आएगा, ठीक। तो आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सवाल बता रहा हूँ, ठीक। एक एक सवाल आपको समझना अच्छे से, बाकी तो सवाल आ ही जाएगा, तो आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 1 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका हल। तो आपको क्या करा सवाल समझिए, एक चालक पर, आपको कोई चालक है, चालक जानते हैं क्या होता है जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित की जा सके। एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलाम धन आवेश है, ठीक। तो ये क्या दिया आपको, क्यू दिया है, पहले इसको नोट कर लीजिए। क्यू बराबर कितना दिया 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18, ठीक। ध्यान समझिएगा, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है, ठीक। यदि हमको ये बताओ एक चालक पर इतना क्या है, धन आवेश है, इतना क्या है धन आवेश, तो बताना अगर चालक पर धन आवेश है तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब किसकी अधिकता होगी, धन किस पर होता है, प्रोटॉन पर होता है, तो प्रोटॉन की अधिकता है। अगर प्रोटॉन पर अधिकता कैसे आएगी, जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, उस धातु पर क्या है उसकी कमी है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगा वो अधिकता में आएगा, कमी में आएगा, तो आप तुरंत डायरेक्टली आंसर देंगे कि कमी में आएगा, ठीक। वही पता करना कि n इलेक्ट्रॉन कितना है, तो पूछ रहा था अधिकता होगा कि कमी होगा, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले तो हमने बता दिया क्या होगा इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉनों कमी होगी बस वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्यों कमी हो रही है आप समझ रहे हैं, क्योंकि चालक पर क्या धन आवेश है, और मैं जानता हूँ अगर धन आवेश ऑलरेडी पहले से ही है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, तभी तो धन आवेश आया, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, खींच कर बाहर कर दिया किसी भी तरीके से, ठीक। तो ये सब तरीके क्या हैं, आपको सवाल लगाने के अच्छे मेथड बताते हैं, आपकी थिंकिंग डेवलप करती है। अगर ये सब चीज़ें आपको आ रही है तभी आपको अच्छा लगेगा, आप अंदर से फीलिंग आएगा कि मैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगा तो रहा हूँ लेकिन कुछ अच्छे ढंग से लगा रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, ठीक। तो देखिए आप क्यू बराबर ये इतना आ गया, ये इतना दिया था, अब पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता कमी है, तो n की वैल्यू पूछ रही है, तो n, ठीक। तो अब देखिए फार्मूला फिर से लगा दीजिए, q बराबर n इंटू ई। तो q की वैल्यू कितनी है 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18, n इलेक्ट्रॉन, n क्या है यही आपकी संख्या है, e की वैल्यू कितनी है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता ही है। लिख लीजिए यहीं पर कि e बराबर क्या होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अब देखिए n बराबर क्या होगा 2.4 गुणे 10 की घात माइनस
18/1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब देखिए आप क्या होगा, 10⁻⁻19 का ऊपर जाएगा तो 2.4/1.6 और गुणे 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, क्योंकि -19 + 18 -19 ऊपर जाएगा तो +19 और -18 तो +19 और -18 कितना होगा 1 बचेगा ना। ये देखो पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं, ये 8 से कटेगा, 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 पंचे 10 और कितना हुआ 15। यन बराबर कितना है 15। यन क्या है 15, मतलब यन क्या आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, लेकिन पूछ रहा था कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। तो जानते हैं जब धन आवेश से हमने बताया तो क्या होगा, कमी होगा कि अधिकता होगा, क्या होगा आपका कमी होगा। तो लिखेंगे अतः चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। ठीक, ये चीज़ जब लिखेंगे तभी आपका आंसर क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो हमें उम्मीद है ये सवाल दोनों आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। तो अगर यहाँ तक समझ में आए तो आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सवाल बता रहा हूँ। देखिए इसके बाद, ठीक, आपका जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, आप देखिए क्या आपका क्वेश्चन है। अब आप देखिए कुछ दूरी पर जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर कुछ दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ पर गलती करेंगे, जबकि मैं एक कॉन्सेप्ट भी बताया हूँ तब भी आप गलती करेंगे, ठीक, जो हर बच्चों से होता है। तो वो गलती आप ना करें, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कहाँ पर गलती करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। अब देखिए करेक्ट, कुछ दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर बलों के बीच अनुपात पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान समझिए। ठीक, इसका सोल्यूशन क्या है, मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक, इसको Q1 मान लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसको Q2 मान लीजिए, कुछ डिस्टेंस पर हैं, मान लीजिए r डिस्टेंस पर हैं, ठीक। तो इनके बीच द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉनों पर, बिल्कुल द्रव्यमान है आप बोलेंगे। तो हमने कहा बिल्कुल, अगर द्रव्यमान है तो क्या गुरुत्वीय बल लगेगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। हमने कहा कितना लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, तो आप बोलेंगे कि F = G m1m2/r² लगेगा, इतना लगेगा। हमने कहा अगर आवेश अर्थात चार्ज है तो क्या कुलाम्बीय बल लगेगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लगेगा। तो हम बोलेंगे कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसका मतलब एक चीज़ फिक्स हुआ कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या लगेंगे, स्थिर वैद्युत बल अर्थात जिसको हम कुलाम्बीय बल बोलते हैं, और क्या लगेगा गुरुत्वीय बल लगेगा, ठीक, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो 2 चीज़ें लग रही हैं और आपको 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच वही कह भी रहा है, तो इनका अनुपात बताना है। तो मैंने आपको बताया था, जब मैं बता रहा था क्या कि कुलाम्बीय बल का महत्व बता रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो आपका इसके पिछले वाले वीडियो में कि जो आपका स्थिर वैद्युत बल होता है, अगर मान लो वो F1 है, ठीक, और जो आपका कुलाम्बीय बल है उसको मान लेता हूँ क्या है आपका, उसका ये F1 को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, स्थिर वैद्युत बल से। ध्यान समझिएगा, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आप कहाँ गलती करेंगे, स्थिर वैद्युत बल, ठीक। और F2 को मैं क्या बोल रहा हूँ, गुरुत्वीय बल। ध्यान समझिएगा एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, गुरुत्वीय बल। अगर मैं बोलूँ, मैंने बताया था कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगता है तो कितना 10⁻43 गुना अधिक होता है, और जब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच अधिक मतलब लगता है 10⁻39 गुना अधिक होता है। तो ये बातें हमने बताई थी, अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए कि जब भी 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगता है गुरुत्वाकर्षण और आपका स्थिर वैद्युत बल, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होगा, जब स्थिर वैद्युत बल लगेगा और गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जो स्थिर वैद्युत बल का मान होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल के मान के 10⁻43 गुना क्या होगा, अधिक होगा उससे। तो ये अगर मान लो F1 क्या है, स्थिर वैद्युत बल है, तो इससे 10⁻43 गुना क्या होगा, अधिक होगा किस F2 से, अर्थात F2 क्या गुरुत्वीय बल है। लेकिन कब, जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में प्रोटॉन आ गया तो क्या होगा, अगर मान लीजिए F1 क्या आपका स्थिर वैद्युत बल है तो 10⁻39 गुना क्या होगा, अधिक होगा किससे, F2 से, ठीक। ये आपका प्रोटॉन के लिए और ये इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन क्या कह रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हमें क्या किसका काम लेगा, इसका काम लेगा। लेकिन ध्यान से समझिए किसके बीच पूछ रहा है अनुपात, ये समझिए, क्या स्थिर वैद्युत बल बटे आपका गुरुत्वीय बल कह रहा है या गुरुत्वीय बल बटे स्थिर वैद्युत बल, जो क्वेश्चन करा उसको हम पकड़ेंगे। तो कह रहा है के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बल, तो इसका मतलब पहले कौन सा बल आया, गुरुत्वीय बल आया है। तो इसका मतलब क्या F1 बटे F2 पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, या हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप यहीं गलती करेंगे, आप F1 बटे F2 निकाल देंगे। लेकिन आपको जो पूछ रहा है वो चीज़ आपको पकड़ना है, आपको बोला गुरुत्वीय तथा
तथा स्थिर वैद्युत बल, तो हमने गुरुत्वीय बल किससे माना है, F2 से, और स्थिर वैद्युत बल किससे माना है, F1 से। तो इसका मतलब F2 बटे F1 पूछ रहा है। तो यहाँ F1 बटे F2 ना करके हम क्या करेंगे, F2 बटे F1 करेंगे। ठीक, ध्यान समझिए, F2 बटे F1 करेंगे। तो यहाँ पर यही गलती आपसे हो सकती थी, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सजेस्ट कर लीजिए, जो भी पहले कहेगा पहले आप उसको समझिएगा। तो बताना F2 बटे F1 की वैल्यू कितनी आएगी। तो पहले F1 इधर ले जाइए, ये इनटू में है, मैं बोल रहा हूँ F1 बराबर कितना, 10 की घात 43 गुणे कितना है F2। तो आप क्या करेंगे, F2 बटे F1 बराबर, तो ये F2 बटे F1, तो F2 कहीं रहने दीजिए, F1 को इधर ले आइए, बराबर 1 इधर बचेगा और 10 की घात 43 नीचे चला जाएगा, तो 1/10 की घात 43। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात -43। ठीक, जो उनके बलों का अनुपात होगा कितना होगा, 10 की घात -43, किसके, गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के अनुपात का मान। ठीक, जब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगेगा, अगर वही कहता कि आपका प्रोटॉन के बीच, तब आप वहाँ से फाइंड कर लेते। तो ये चीज़ आपको समझना, आप गलती ना करें, आते हुए क्वेश्चन को अगर आप गलत कर देंगे तो आपको थोड़ा क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो वो चीज़ आप अपने अंदर स्किल को डेवलप कीजिए कि जो क्वेश्चन करा मैं पहले वो समझूंगा क्या कह रहा है, क्योंकि आसान क्वेश्चन ही आपसे गलत होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लगा नहीं पाएंगे, आप लगा ले जाएंगे बिल्कुल, लेकिन जब क्वेश्चन आता हुआ आपसे गलत होगा तो आपको बहुत मतलब थोड़ा आपका विश्वास क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने में आसान लग रहे हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन मैं लिया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा और प्रॉपर नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक, तो इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ, और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का, यदि 1 माइक्रोकुलाम तथा 5 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोकुलाम बोलते हैं। ठीक, ये जो आपका म्यू है जानते हैं माइक्रो। ठीक, 1 माइक्रो में कितना मीटर होता है, 10 की घात -6 मीटर होता है। ठीक, तो ये सब बातें आपको पता होगी, क्लास 11 या क्लास 9 से आप सीख ही रहे हैं। ठीक, तो देखिए, तो आपका 1 माइक्रोकुलाम तथा 5 माइक्रोकुलाम के 2 आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आप थोड़ा कंफ्यूज होकर गलत भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन किस प्रकार से लगाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो देखिए आपका 1 माइक्रोकुलाम आवेश मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक, और आपका क्या है, 5 माइक्रोकुलाम प्लस 5 माइक्रोकुलाम, ये आवेश यहाँ पर है। इनके बीच की दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, कितना आप लिख लीजिए, 10 सेंटीमीटर दिया है। अब पूछ रहा है इन दोनों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये बताइए, जब 1 माइक्रोकुलाम का, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, 1 माइक्रोकुलाम क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, तो कितना फोर्स लगाएगा। अगर मैं बोलूँ ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है, तो आप बोलेंगे F21 लगेगा, क्योंकि पहले के द्वारा दूसरे पर। ठीक, अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा तो कितना लगाएगा, F12 लगाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरे के द्वारा पहले पर। ठीक, तो आपका दोनों आवेश लगा कि नहीं, दोनों आवेश लगा ना, ये इस पर लगाएगा और ये इस पर लगाएगा, तो कितने बल आएंगे, 2 बल आएंगे। तो वही पूछ रहा दोनों बलों का अनुपात कितना होगा। तो मैं पहले क्या करूंगा, दोनों बलों का परिमाण निकालूंगा, फिर उनका अनुपात लगाऊंगा कितना होगा। ठीक, तो परिमाण कैसे निकालूंगा, परिमाण आपका स्थिर वैद्युत बल अर्थात कूलामी बल के नियम से जो फार्मूला होता है उससे मैं परिमाण दोनों का निकालूंगा और अनुपात लगाऊंगा, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो बस इतनी बातें आपको सोचना है। ठीक, लेकिन ये समझिए कि आपको मैंने बताया था कि अगर कोई 2 आवेश है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। तो यहाँ से थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा कि 2 चार्ज है तो इस पर एक ही फोर्स लगेगा, लेकिन आपको सवाल इसलिए दिया गया क्योंकि आपके 2 चार्ज हैं तो आपके 2 फोर्स लगते हैं, लेकिन प्रॉपर आपका परिमाण समान ही होता है। वो मैं अभी निकाल कर आपको दिखा ही देता हूँ। ठीक, तो जब भी आपको पूछे 2 चार्जों के बीच आपका बलों का अनुपात तो कितना आएगा, अभी जो सवाल में आएगा वही आपका हमेशा ऑलवेज क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से समझिए। अब देखिए मैं निकालूंगा F12, तो F12 बराबर, पहले आप इसे बेसिक फार्मूला बता दीजिए कूलामी बल का। तो यह बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। अब तक तो फार्मूला आप याद ही कर लिए होंगे। ठीक, Q1 Q2 क्या चार्ज है, R क्या है, दोनों के बीच की दूरी है। ठीक, तो बताइए F12 बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे रहने देता हूँ। ठीक, क्योंकि भी अनुपात लगेगा, और Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकुलाम। ठीक, या अभी 1 माइक्रोकुलाम वैसे रख लेते हैं, और गुणे कितना हो जाएगा इसका, 5 माइक्रोकुलाम। ठीक, अब ये हो गया आपका, गुणे 5 कर सकते हैं। ठीक, या मात्रक भी रख सकते हैं, बटे R आपका 10 का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि देखो अभी अनुपात लगेगा, इसलिए मैं अभी चेंज मात्रक नहीं कर रहा हूँ। बाकी जब मैं सवाल बताऊंगा तो आपको SI पद्धति में हर चीज़ रखना होता है। तो ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करूँगा, ये माइक्रोकुलाम है, इसको कुलाम में चेंज करूँगा। ठीक, तो अभी लेकिन अनुपात लगेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो चेंज करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब F21 निकालिए, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। F21 जब निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
कितना हो जाएगा। अब ये मान लीजिए F12 निकाल रहे थे, ठीक, तो अब F21 निकाल रहे हैं तो 5 गुणे 1/10 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो 5 1 आपका वही दोनों आवेश, और दूरी कितना है, दूरी तो 10 यही तो है। देखो Q1 क्या है, पहला वाला आवेश, Q2 क्या है, सेकंड वाला आवेश, और ये R होता है, R कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 का होल स्क्वायर हो गया। इस पर क्या हो गया, वही फिर से Q1 × Q2 बटे R का स्क्वायर, ठीक, और ये आपका समान हो गया। इसको समीकरण क्या मान सकते हैं, सेकंड मान सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 और 2 का अनुपात लगाऊंगा, तो भाग लगाऊंगा, क्योंकि पूछ रहा है दोनों बलों का। देखो तो 1 माइक्रोग्राम तथा 5 माइक्रोग्राम के दो आवेशित कण पर क्या है, दूरी इतना है, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, तो चाहे जैसे अनुपात लगे, चाहे F21 बटे F12 करो, चाहे F12 बटे F21 करो, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो मैं समीकरण 1 और 2 का भाग लगाता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक, समीकरण 1 व 2 का भाग करने पर, ठीक, ध्यान समझिए। तो मैं भाग करूँगा तो F12 बटे F21 हो जाएगा बराबर। अब ये बताओ, ये F12 की वैल्यू ये है, तो देखो आपका क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 गुणे 5 बटे 10 का स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 गुणे 1 बटे 10 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये चीज़ कैंसिल हो गया, 5 गुणे 1 गया, 10 का स्क्वायर गया, कितना बचा, ऊपर 1 नीचे भी 1, तो अनुपात कितना आ गया, 1:1 आ गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, 1:1, ठीक। तो आप कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है कि आपके दो चार्ज हैं तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात कितना होगा, तो ऑलवेज कितना होगा, 1:1 होगा, लेकिन परिमाण समान होगा, क्योंकि दो ही चार्ज पर मैं कह रहा हूँ, ठीक, इसलिए आपका क्या होगा, अनुपात 1:1 होगा। तो हमें उम्मीद है आपको ये पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मतलब इस टॉपिक के लिए क्वेश्चन नंबर 3 4 समझ में आया होगा। अब 5 वाला क्वेश्चन देखिए, तो आप थोड़ा स्माइल कीजिए, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन आपसे हो जा रहे हैं, हमें उम्मीद है, तो आपको डरने की बात नहीं है। और आप क्या करिए, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद, तो ठीक है, इसको मिटा देना, ठीक। तो क्वेश्चन अच्छे हैं, आप देखिएगा जब भी ये सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम में छोटे मोटे कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या होते हैं, आपके पूछे जाते हैं, ठीक। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा है। क्या कह रहा है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, तो परावैद्युतांक क्या होता है, मैंने आपको डिफिनीशन भी बताया, अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखें, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी, ठीक। तो मैं बता दूं आपकी पहले परावैद्युतांक की परिभाषा क्या होती है। मैंने बताया था एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन r होता है। ये मैंने कभी फार्मूला बताया था, जिसको एप्सिलॉन r को मैं k से डिनोट कर रहा था, ठीक, या मैं इसी को लिखा था एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर k। तो ये आपको याद है। अब k क्या है, आपका परावैद्युतांक है। ये क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता, ये क्या है, माध्यम की वैद्युशीलता। तो मैंने कहा था कि निर्वात के सापेक्ष माध्यम की वैद्युशीलता जो होता है वही क्या कहलाता है, आपका परावैद्युतांक कहलाता है। तो ये क्या है, निरपेक्ष के सापेक्ष, मतलब आपका निर्वात के सापेक्ष माध्यम की क्या होती है, वैद्युशीलता क्या कहलाती है, परावैद्युतांक कहलाती है। तो हमें एप्सिलॉन m की वैल्यू पूछ रहा है, हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या पता है, एक k का मान पता है। तो आप बताएंगे कि परावैद्युतांक कितना दिया है, 81। तो इसका मतलब परावैद्युतांक किससे हम लिखते हैं, k से। तो k की वैल्यू कितनी दी है, 81 दिया है, ठीक। और हमने बताया था कि जब निर्वात में जाते हैं तो निर्वात में k का मान कितना हो जाता है, आपका 1 हो जाता है, ठीक, क्योंकि k ही ऐसा चीज़ है जो आपका फोर्स चेंज करता है। वहीं से हमने बताया था, आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए, ठीक, वहीं से हमने हर एक चीज़ के माध्यम से बताया था। अब देखिए कि आपका 81 दिया है, तो हमने ये भी बताया था कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है निर्वात में। तो हमने बताया था 8.85 गुणे 10 की घात कितना होता है, -12 होता है। 8.85 गुणे 10 की घात -12। मात्रक क्या करें बोलेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक, मात्रक जरूर लिखिए। तो आप बताइए फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर k, ही फार्मूला लगा दीजिए। तो एप्सिलॉन m बराबर क्या होगा, k इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो k की वैल्यू कितनी है, 81 है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.85 गुणे 10 की घात -12, ठीक। तो सॉल्व कर दीजिए। तो 8.85 गुणे 81 करेंगे और गुणे 10 की घात -12, तो इतना सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इतना आप सॉल्व कर सकते हैं, हमें उम्मीद है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन क्या होगा, आता होगा, ठीक। अगर नहीं आता होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो आप इतना समझिए कि आपको, सॉरी एप्सिलॉन
नॉट न्यू एप्सिलॉन एम का मान। तो एप्सिलॉन नियम आपका क्या है? एप्सिलॉन नियम क्या है? आपका निरपेक्ष की विद्युतशीलता है। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये कॉन्सेप्ट आपका तैयार होगा, ये भी क्वेश्चन तैयार होगा। तो ये फार्मूला जरूर याद रखिए, एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है? परावैद्युतांक है। और ये परावैद्युतांक की परिभाषा क्या होती है ये भी तैयार रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो परावैद्युतांक की परिभाषा जो होती है वो आपकी होती है क्या कि आपका निर्वात के सापेक्ष माध्यम की वैद्युतशीलता क्या कहलाती है? आपकी माध्यम की वैद्युतशीलता क्या कहलाती है? परावैद्युतांक कहलाती है। ठीक, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपको अगला क्वेश्चन अपने माध्यम से बताता हूँ। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए। तो देखिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग आपके बोर्ड में अगर बनते हैं क्वेश्चन या आपके एग्ज़ाम में मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो तो अगर कूलाम बल से जो उम्मीद होती है क्वेश्चन ये बनेगा, तो ये क्वेश्चन आपका हर साल बनता है। आप इतना मोस्ट समझिए। ठीक, अभी इस पर एक ही सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन मैं अभी बता दे रहा हूँ जो कि आपका कूलाम नियम पर आधारित है। बाकी जब मैं आपका चैप्टर मतलब फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो मैं उसके बाद क्या करूँगा, ये प्रकार के सवाल को मैं क्या कर दूँगा, सॉल्व कराऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले ये समझना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हो सकता है शायद ना पता हो किस प्रकार से लगाएंगे, या हो सकता है पता भी हो, तो आप वो हमारे साथ सीखने का प्रयास कीजिए। जिसको नहीं पता वो सीखिए और जिसको पता वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक, तो आप दोनों भी कर सकते हैं। तो आप देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पहले पढ़िए क्या कह रहा है। एक एक चीज़ हम क्या कर देंगे, समझेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो, समझ में भी आए और गलत ना हो। ठीक, देखिए भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोने ABCD में से प्रत्येक पर आवेश कितना है, क्यों रखा है। ठीक, ध्यान समझिएगा। भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोने ABCD में से प्रत्येक पर आवेश क्यों रखा गया है। इसका मतलब क्या है कि आपका ये ABCD आपको दिखाई दे रही है क्या, आपका एक वर्ग है। मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ क्योंकि इसी के माध्यम से आप क्वेश्चन समझ पाएंगे। ठीक, ध्यान समझिए, इसी के माध्यम से आप क्वेश्चन समझ पाएंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक आपका वर्ग बना लेता हूँ। वर्ग आप जानते हैं। ठीक, अगर जिसको नहीं पता मैं अभी बता देता हूँ। ये A B है, ये आपका क्या है, C है, D। भुजा ये क्या कितना है, A है, इसका भी A है, इसका भी A है, ये भी A है। आप जानते हैं कि वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा वर्ग कहलाता है। ठीक, और ये भी जानते हैं जिसका प्रत्येक कोण कितना हो, 90 अंश का हो, वो क्या कहलाता है, आपका वर्ग। तो आप 10th में वर्ग की प्रॉपर्टी पढ़े होंगे और नहीं पता तो मैं यहाँ क्लियर करा दे रहा हूँ। ठीक, तो आपको वर्ग पता चल गया। अब देखिए ये आपका यहाँ तक हो गया। और प्रत्येक कोने पर कितना आवेश है, क्यों, यहाँ भी क्यों रखा गया कोने पर, यहाँ भी क्यों रखा गया कोने पर, और यहाँ भी क्यों रखा है कोने पर, और यहाँ भी क्यों ही रखा गया है। तो पूछ रहा, तो बिंदु D पर, बिंदु D कहाँ आपका, ये है ना, तो बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो बिंदु D पर रखे आवेश, बिंदु D ही है, इस पर रखे आवेश के पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको अब यहाँ से स्टार्ट होता, आप क्या पहले सोचेंगे। ठीक, तो पहली चीज़ सवाल आपने पढ़ा, सवाल पहले जो कह रहा था वर्ग कहा, आपने एक वर्ग बनाया, वर्ग में भुजा दिया, आपने एक भुजा बनाया, मतलब भुजा बनाया वर्ग का, और भुजा की लंबाई दी थी, आपने भुजा लिखा। भुजा के कोनों पर क्या था, आवेश रखा गया, तो वो रखा गया। फिर पूछ रहा जो जिस बिंदु पर बल पूछ रहा, कह रहा उस बिंदु पर बल ज्ञात कीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, आपकी थिंकिंग क्या होगी। तो देखिए, अगर आपने पिछले नॉलेज में सीखा है कि समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और आपका क्या करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षण करते हैं। तो बस इतनी ही जानकारी से हम इस सवाल को आधा से ज़्यादा कवर कर ले जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी जानकारी और चाहिए, उसके बाद आप सवाल क्या कर ले जाएंगे, पूरा लगा ले जाएंगे। ठीक, तो वो चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक, अब देखिए, अगर मैंने कहा पहले, उसके पहले एक चीज़ बताइए, अगर मैंने कहा प्लस क्यू आवेश यहाँ है, प्लस क्यू आवेश यहाँ है, ठीक, तो क्या करेंगे, समान आवेश है दोनों, अगर समान आवेश है तो क्या करेंगे, आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। किसका फोर्स लगाएंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। अगर विपरीत आवेश है, माइनस क्यू और प्लस क्यू है, तो क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, समान आवेश प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश आकर्षण, ये पता होगा। तो बताइए यहाँ पर जो चारों आवेश है, समान है या विपरीत हैं, समान आवेश है, क्योंकि प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। तो हमको बताना ये जो ए रखा है क्यू और जो डी पर क्यू रखा है, हमें डी पर पूछ रहा है, तो बताना ए डी पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण का फोर्स इधर लगाएगा। मान लीजिए इस पर फोर्स F1 लगाया। ध्यान समझिएगा, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, कहाँ से आप सवाल स्टार्ट करेंगे। पहले आप सोचेंगे कि ए पर जो क्यू आवेश रखा है, यहाँ भी क्यू है, तो समान आवेश से दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो किस साइड, इधर ढकेलेंगे, तो मान लीजिए ये फोर्स कितना F1 है। ठीक, धक्का लगाएंगे, इधर F1 हो गया। अब बताइए ये भी क्यू आवेश है, तो
क्या करेगा इसको, समान आवेश से इधर ये Q क्या करेगा इसको, प्रतिकर्षण करेगा। तो कौन सा फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण का। तो यहाँ पर मान लीजिए फोर्स क्या है, F2 है, तो बताना F2 इधर लगाया और F1 इधर लगाया। ठीक, अब बताना यहाँ भी Q आवेश है, क्या है Q आवेश यहाँ भी है, तो बताना ये क्या करेगा। अगर मैं मान लूँ इसको ऐसे मिला दूंगा, ठीक, तो ये आपका विकर्ण का काम कर रहा है कि नहीं, वर्ग का क्या है, विकर्ण है। अगर विकर्ण की परिभाषा नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि मतलब दो आसन भुजाओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही हमारी क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से मिला देंगे, ये विकर्ण हो गया। तो बताना ये क्यों क्या है, ये भी तो इस पर फोर्स लगाएगा। मान लीजिए ये क्या F3 है, तो हमें बताना है कि टोटल मतलब D पर फोर्स कितना लग रहा है, कि D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल। तो पहले देखो कौन कौन फोर्स लगाया, जब इस प्रकार के सवाल मिलेंगे पहले चेक करेंगे कौन कौन फोर्स लगा रहा है और कितना कितना लगा रहा है। तो पहले हम देखें Q इस पर लगा F1, Q पर D पॉइंट पर तो F1 लगा, और ये Q लगा इस पर तो F2 लगा, और ये लगाया तो F3। तो कितने फोर्स लगे, 3 फोर्स लगे। तो क्या मैं अलग अलग निकाल को जोड़ दूँ ऐसे, तो आपने एक चैप्टर पढ़ा है 11th में वेक्टर, तो वेक्टर में जो सदिश राशियाँ होती हैं क्या ऐसे जुड़ जाती हैं, नहीं, उनका कुछ रूल होता है। क्या होता है, रूल होता है। 1 मिनट रुको, 1 सेकंड। देखिए, ठीक, देखो कहाँ पहुँचे थे। तो Q इस पर फोर्स लगा D पर तो F2 फोर्स लगा, Q इस पर लगाया Q D वाले पॉइंट पर तो F1 लगा, और ये इस पर लगाया तो F3 लगा। तो हमने कहा कि तीनों फोर्स है, और आप जानते हैं बल एक सदिश राशि होती है। क्या मैं तीनों को परिमाण निकाल कर तीनों का एक साथ जोड़ दूं? तो आपने सीखा है कि जो सदिश राशियाँ होती हैं वो अदिश राशियों की तरह नहीं जुड़ती हैं, उनका कुछ अलग नियम होता है। ठीक, तो मैं उसके माध्यम से बताता हूँ, और कुछ आपके पॉइंट होते हैं तो वो चीज़ आपको समझना है। तो पहले मैंने सवाल को क्या कहा, पहले आप वो समझिए, अगर अभी यहाँ तक थोड़ा नहीं समझ में आया है। पहले मैंने एक वर्ग बनाया, जैसे सवाल करा था मैंने वैसे किया। फिर जैसे जैसे मुझे पता है नियम कि अगर आपके जितने आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, चाहे मतलब आपका चिन्ह क्यों विपरीत ही ना हो। ठीक, तो हमने कहा कि आपका ये क्यों हो, ये क्यों हो, तो क्या करेगा, समान आवेश से प्रतिकर्षण लगाएगा, ये भी समान आवेश से प्रतिकर्षण, और ये भी लगाएगा। ठीक, तो अब पहले आपको पता होगा कि अगर फोर्स लगाएगा तो कितना आएगा परिमाण। तो परिमाण तो पहले मैं बाद में निकालता हूँ, पहले कुछ कॉन्सेप्ट में पता कर लेता हूँ, क्या हमारी आगे इसके बाद थिंकिंग होगी। तो इसके बाद आपका सदिश राशियाँ आया, क्योंकि आप जानते हैं बल क्या है, सदिश राशियाँ, तो तीनों क्या ऐसे जोड़ी जाएंगी। तो आपको पता है कि ऐसे नहीं जोड़ी जाएंगी, उनका कुछ अलग नियम होता है। तो जिसको पता है वो अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है वो भी अच्छी बात है। तो इसके 2 तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीकों को क्या करता हूँ, अध्ययन कराता हूँ। ठीक, मतलब बताता हूँ कैसे आप लगाएंगे। देखिए यहाँ पर D पर पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि वर्ग के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 90 अंश के। तो ये क्या होगा आपका 90 होगा, मतलब 90 अंश का होगा। तो बताइए ये कितना होगा, ये भी क्या होगा आपका 90 होगा। कितना होगा आपका 90, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्या होगा, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। आप क्लास 10th में मतलब त्रिभुज में सीखे होंगे, अगर नहीं पता है तो आप इतना जान लीजिए। ठीक, जैसे जिसको नहीं पता है। तो देखिए ये 90 हो गया। अब हमको ये बताइए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वेक्टर में थोड़ा बहुत भूल ही गए होंगे, और हमें पता है कि आप 11 से पढ़कर आ रहे हैं तो भूल तो पक्का गए होंगे। ठीक, लगभग बहुत कम लोगों को याद होगा, तो मैं इसीलिए बहुत आराम से बता रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको वेक्टर पढ़े ही नहीं, आपको पता ही नहीं है। ठीक, तो ये आपका 90 अंश है और ये भी 90 अंश है। तो देखिए अगर आपको वेक्टर में एक चीज़ बताया गया होगा, अगर ये आपका क्या, ये आपका मान लीजिए ऐसे है, मतलब आपका उसमें बताया जाता है कार्टेशियन पॉइंट। कार्टेशियन पॉइंट का मतलब क्या होता है, घटक, मतलब कंपोनेंट। ठीक, मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, तो फोर्स ही तो वेक्टर मतलब सदिश राशि हैं। तो अगर इनके बीच 90 है, ठीक, तो इनका परिमाण और इनका परिमाण समान है। तो जो इनका मतलब आपका रिजल्ट होता है, रिजल्टेंट परिणामी वेक्टर जो निकलता है वो इनके बीच से होकर जाता है। ठीक, उसको मान लीजिए F वेक्टर है, या आपको मान लीजिए C वेक्टर है। ठीक, इसके लिए रिजल्टेंट। ठीक, तो अगर 90 अंश तो कितना कितना हो जाता है, 45। लेकिन कब, जब परिमाण क्या होता है, समान होता है। अगर परिमाण समान नहीं है तो क्या होगा, आपका उनका जो रिजल्टेंट होगा वो बीच से तो होकर जाएगा, लेकिन एंगल पता नहीं है। ठीक, तो लेकिन अभी यहाँ 20 से एकदम होकर जा रहा है, तो 90, तो 90 को 2 भागों में विभाजित करेंगे, कितना होगा, 45 और 45 होगा। लेकिन परिमाण जब समान होगा तब आप सोचेंगे परिमाण कैसे समान है, अभी तो परिमाण निकाला नहीं गया। अभी हम परिमाण निकालते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक, अगर परिमाण समान नहीं होगा तो उसके लिए भी एक रूल है, और ये भी आप सीखें कि अगर परिणामी वेक्टर निकाला जाता है उसके लिए एक फार्मूला होता है A² + B² + 2AB cos थीटा। ये आपको सिखाया जाता है वेक्टर में। ठीक, थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के एंगल होता है। देखो कैसे, ये 90 है, ए और बी वेक्टर हमें निकालना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिणामी। ठीक, तो इनका ऐसे निकाला जाता है। तो ए वेक्टर
का वैल्यू ये है, बी वेक्टर का वैल्यू ये है, और थीटा कितना है 90, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, ये चीज़ पूरा खत्म हो गया। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 2a, मतलब ए बी अगर समान है तो आपका अभी चेक कर लेंगे कितना आ जाएगा। लेकिन आपका रिजल्टेंट निकालने का जो सूत्र होता है वो वेक्टर के माध्यम से ये होता है, और ये क्या होता है कंपोनेंट होता है, घटक करके। ठीक, कैसे क्या करते हैं हम, घटक करके सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसके बाद तो पहले F1 और F2 निकालेंगे। जो F1 और F2 होगा वो मतलब क्या होगा कि इसी पर ऐसे लाई करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका अगर F1 और F2 का परिमाण समान है तो क्या होगा, इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा, ये ऐसे 20 से होकर जाएगा, और 20 से होकर कौन जा रहा है, ये भी फोर्स जा रहा है, तो दोनों की दिशा क्या हो गई, समान हो गई। ठीक, कुल मिलाकर ये समझिए अगर सदिश राशियाँ तब एक साथ जोड़ी जाती हैं जब दिशा समान होती है। अगर दिशा समान नहीं है तो उनके लिए क्या होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है। क्योंकि F1 और F3 समान नहीं था दिशा अगर समान नहीं है तो उनके लिए मैंने क्या किया, अलग कॉन्सेप्ट लगाया। और वो अलग कॉन्सेप्ट का मतलब जो आपका उनका परिणामी होगा, पहले वो चेक करेगा थीटा कितना है। तो मैंने थीटा पता किया, थीटा 90 था, तो मैंने फार्मूला लगाया आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आप कंपोनेंट करके, यदि परिमाण समान है, जब भी आपका सदिश राशियाँ मिले अगर दिशा समान ना हो तो आप क्या करेंगे, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अर्थात ये फार्मूला लगाइए और चाहिए आप कंपोनेंट करके लगाइए। ठीक, आपको दो कॉन्सेप्ट यही आना चाहिए। अब इसके बाद आप देखिए आगे, तो मैं इसलिए इतना आराम से बता रहा हूँ, जैसे कुछ लोगों को पता भी होगा, उनको लग रहा होगा कि बहुत धीरे धीरे बता जा रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता तो वो चीज़ सीखें। ठीक, और जिनको पता हो एक बार रिवाइज कर लीजिए, इतना अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि आप कभी भूले ही ना। ठीक, तो इसलिए मैं इस प्रकार से आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद, तो पहले F1 का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ टारगेट आया तो आप F1 बताइए कितना होगा। तो F1 क्या है, A और D के बीच लगने वाला फोर्स, तो 1/4πε0 में उसको K से लिखता हूँ। ठीक, अगर मान लेता हूँ कांस्टेंट, और बताइए K हो गया, Q1 के स्थान पर Q है, Q2 के स्थान पर Q है, और दूरी कितना है, A है, तो A का स्क्वायर हो गया। तो ये F1 बराबर कितना है, KQ स्क्वायर बटे A स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। F3 की वैल्यू निकालिए, तो KQ गुणे Q बटे A है, A का स्क्वायर हो गया। तो F3 बराबर कितना है, KQ स्क्वायर बटे A स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब बताइए समीकरण 1 और 2 3 को देख, समीकरण 1 और 2 को देख कर बताइए F1 F3 की वैल्यू समान है या अलग अलग है। तो आप बोलेंगे F1 और F3 की वैल्यू एकदम सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या, F1 बराबर F3 बराबर, इसको मान लेता हूँ एक F है। ठीक, क्या है, F मान लेता हूँ। ठीक, अब बताइए हमें इनके बीच का क्या निकालना, परिणामी निकालना, क्योंकि मैं जानता हूँ सदिश राशियाँ हैं, अगर आपकी दिशा समान नहीं है तो मैं डायरेक्टली उनको जोड़ नहीं सकता हूँ, अर्थात उनका परिणामी जो मान है उसको नहीं निकाल सकता हूँ। उसको मैं किसकी सहायता से निकालूंगा, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से, या आप क्या करेंगे, कंपोनेंट करके। ठीक, तो मैंने परिणामी वेक्टर जो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है उसको बता दिया, आप थीटा के स्थान पर रखिएगा, लेकिन मैं कंपोनेंट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक, लेकिन जब परिमाण समान होगा तो देखिए यहाँ पर कितना एंगल आएगा। मैं अगर इधर अलग करूँ, ये आपका F3 है और ये आपका क्या है, ये F2 है। ठीक, ये F1 है, F2 का ही वैल्यू निकालूँ। यहाँ F3 सॉरी क्योंकि नाम दूसरा दिया गया था, F2। ठीक, ये F2, तो F1 F2 बराबर F मान लिया गया। तो F2 F1 है। अब बताइए इधर कितना है, 90 अंश है, तो परिणामी कहाँ से होकर जाएगा, यहाँ से होकर जाएगा। तो बताना ये कितना हो गया, 45, और ये कितना हो गया, 45। ठीक, तो मैं बता रहा हूँ कि आपका थीटा जिससे जुड़ा रहता है, थीटा कहने का F1 है और ये आपका इससे जुड़ा है। तो अगर मैं ऐसे बताऊँ, आपने वेक्टर में थोड़ा बहुत सीखा होगा, 45 है, ये मान लीजिए F1 है, तो इसका कंपोनेंट क्या होता है, इधर कितना वैल्यू आता है F1, तो इधर जब कंपोनेंट करेंगे जिससे थीटा जुड़ा है तो क्या आएगा इस पर, F1 कॉस 45, और लंबवत करेंगे तो कितना आएगा, F1 साइन 45। ये चीज़ आपको पता होगा क्लास 11 में, अगर नहीं सीखे हैं तो आप सीख लीजिए। जिससे थीटा जुड़ा होता है उधर F1 कॉस 45 आता है और उसके लंबवत कितना आता है, F साइन 45। ठीक, तो बताइए थीटा किससे जुड़ा था, ये 45 ऐसे है और ये F1 है, तो इस पर ऐसे करेंगे कंपोनेंट, तो ये वैल्यू कितना आएगा, F1 कॉस 45 आएगा, और ये भी 45 है, तो ये कितना आएगा, ये भी F2 कॉस 45 आएगा। ठीक, और आप अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से लगाइए। वहाँ थीटा कितना रखेंगे, ए और बी के बीच का जो कोण है, ए क्या है आपका F1 है, बी क्या है F2 है, तो इसके बीच का कोण कितना था, 90 था, तो 90 रखेंगे, कॉस 90 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू मान लीजिए F1 माने तो F1 बराबर F है, F2 बराबर F है, तो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2f स्क्वायर, और अंडर रूट 2f स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट 2f हो जाएगा। तो अभी भी इससे भी उतना ही आएगा। ठीक, अब देखिए दोनों की दिशा क्या हो गई, समान होगी घटक करने पर, तो हम क्या लिखेंगे कि F, इसको जो नया आपका आया इस पर हम F4 मान लेते हैं। ठीक, जो नया आएगा F4 मान लेते हैं, परिणामी F1 और F2 का, तो F4 बराबर निकालूंगा, F4 बराबर F1 प्लस F2। ठीक, तो F1 की वैल्यू कितनी आई, F कॉस 45 आया।
ठीक, क्योंकि मैंने एफ माना है F1 बराबर, तो यहाँ F1 बराबर एफ रखूँगा तो एफ कॉस 45, और एफ इसको भी माना हूँ क्योंकि बराबर है तो एफ कॉस 45, तो एफ कॉस 45 प्लस एफ कॉस 45 तो कितना आएगा F4 बराबर एफ कॉस 45, एफ कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, अगर जिसको नहीं पता है कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक, प्लस एफ कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो f/√2 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हर समान है, देखो √2 ऐसे कर देंगे, f प्लस एफ हो जाएगा क्योंकि हर समान है, आंसर जुड़ जाएगा, तो 2f/√2, अब √2 से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा परिमेय, तो √2 से √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आ गया √2f हो गया। और यही चीज़ हम बता रहे थे कि आपका उससे भी आएगा फार्मूला r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा से। तो f4 बराबर कितना है √2f, और f3 की वैल्यू कितनी है, f3 की वैल्यू कितनी है अब निकालते हैं, तो f3 समझिए कितना आएगा, तो f3 के अब देखिए अब इसके भी डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो डिस्टेंस पता नहीं है, ये a है, ये a है, यहाँ 90 डिग्री है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी √2 है, क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगता है, जब आपका एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है आपका कि कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण कितना आपका कर्ण ये है, तो ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा, तो लगाएंगे तो a² + a² कितना हो जाएगा 2a², और रूट करेंगे तो √2a हो जाएगा, तो आपका डिस्टेंस कितना √2a, लेकिन आवेश कितना q × q, तो q गुणे q बटे √2a का होल स्क्वायर, तो k × q² ठीक, k² बटे 2a², ये आया क्या f3 की वैल्यू आई, ठीक। अब यहाँ से f3 और f4 को हम डायरेक्टली क्या कर देंगे ऐड कर लेंगे, ठीक। तो पहले आप इतना कर लीजिए, तो इसके बाद मैं आपको मिटाकर डायरेक्टली उसके बाद फार्मूला निकालता हूँ, तो आप इतना कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद इतना नोट कर लेंगे ना, सवाल एक एक चीज़ समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिएगा, मैं क्वेश्चन फिर से करा दूंगा, ठीक। ऐसी बात नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन हमें उम्मीद है मैं बहुत आसानी से बता रहा हूँ, तो आपको समझ में आया होगा, और आपको कहाँ कहाँ दिक्कत होगी, कहाँ कहाँ सोचना पड़ेगा, मैं भी वो भी बता दे रहा हूँ, और कितने तरीके हैं मैं वो भी आपको बता दिया, ठीक। अब देखिए इसके बाद तो आपका यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, f4 बराबर √2f है ना, इतना नोट कर लीजिएगा। तो आपका f3 कितना आया k² बटे 2a², अब देखिए f3 की वैल्यू आई k² बटे 2a², ठीक। और f4 √2f की वैल्यू कितनी है k² बटे a², इतना आया। अब देखिए f नेट यहीं पर तो आया, तो f नेट लगाइए f नेट, ठीक। अब देखिए f3 की दिशा इधर है और f4 की कैसी आई, ये भी इसी रहा, क्योंकि रिजल्टेंट है, परिणामी 20 से होकर गया, तो f4 f3 की दिशा एक समान हो गई, और सदिश राशियाँ हैं, अगर दिशा एक समान हो तो दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि f1 f3 डायरेक्टली ये इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि दिशा क्या थी समान नहीं थी, ठीक। तो दिशा समान नहीं थी तो हमें रिजल्टेंट अर्थात वेक्टर का फॉर्म में जाना पड़ा, लेकिन इधर दिशा क्या है आपका समान है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक। तो f नेट बराबर f3 + f4 हो गया, ठीक। तो अब देखिए f3 की वैल्यू कितनी है k² बटे 2a² प्लस f4 की वैल्यू √2k² बटे a²। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो k² बटे a² कॉमन है, तो कितना बचेगा 1/2 + √2, ठीक। यही आपको क्या हो गया f नेट की वैल्यू हो गई, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो लिख दीजिएगा यही आपका आंसर, अतः हमारा आंसर क्या है, जो आपका डी पर लगने वाला टोटल फोर्स है कितना होगा k² बटे a² ब्रैकेट में 1/2 + √2। अगर मान लीजिए वैल्यू दिया है क्यू की वैल्यू हो जाएगी, और डिस्टेंस दिया है सवाल में a, उसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर a की वैल्यू मतलब डिस्टेंस कितना था a दिया था तो मैंने a रखा, आवेश की वैल्यू कितना दिया था q दिया था तो मैंने q रखा, और अगर मान लीजिए कहता कितना फोर्स लगता मतलब कितना फोर्स लगता है उसकी वैल्यू पूछता, मान पूछता, तो मान कैसे निकालेंगे, k की वैल्यू क्या होती है आपका 1/4πε0, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, q का मान दिया होता, a का मान दिया होता, तो वहाँ से सॉल्व कर लेते और हल कर लेते। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या था ये आपको समझ में आना चाहिए, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक। तो पहले जैसे कहा था मैंने वैसे बनाया, पूछा था बिंदु डी पर क्या था कितना फोर्स लगेगा, तो मैं जानता हूँ कि चारों पर आवेश क्या था समान था, तो क्या करेंगे पहले चेक करता हूँ चारों के द्वारा कितना बल लगता है बिंदु डी पर, पहले ये लगाया इस पर, ये इस पर लगा, ये इस पर लगा, कितने फोर्स लगे 3 फोर्स। मैंने देखा तीनों की दिशा अलग अलग है, तो मैंने देखा कि अगर सदिश राशि है तो एक साथ तो जोड़ नहीं सकता हूँ, तो क्या करूँगा, तो हमारे दिमाग में आया कि पहले फोर्स निकालता हूँ, तो मैंने फोर्स निकाला, उसके बाद मैंने पता किया कैसे निकालूंगा। मैं जानता हूँ कि वेक्टर फॉर्म में मैंने सीखा अगर आपकी दिशा समान नहीं है, कोई 2 वेक्टर है तो उनको जोड़ने के लिए आपका r बराबर √a² + b² + 2b cos थीटा लगता है, और एक कंपोनेंट लगता है, तो मैंने देखा परिमाण समान है तो कंपोनेंट कर लिया, अगर परिमाण नहीं समान होता तो आपका r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा लगा देते, ठीक। तो थीटा क्या आपका दोनों वेक्टर के बीच का कोण है, ठीक। तो वो कॉन्सेप्ट आप लगा देते, वो भी आपको मैंने बताया, अगर वहाँ से समझ में आया तो वो भी कर सकते हैं आप।
अब उसके बाद देखिए, तो मैंने ये बताया तो कंपोनेंट क्या F1 और F2 का, क्योंकि दिशा समान नहीं था तो परिमाण समान था, तो देखिए एंगल इसका 45, इसका 45, तो ये कितना F2 आपका कितना F2 cos 45 और F1 cos 45। हमने देखा दिशा परिमाण समान था तो हमने कहा मान लीजिए F4 फोर्स लगता है, तो F4 पता किया, F4 कितना है √2F आया, तो F4 और F3 जो आया ये दिशा क्या हो गई, समान हो गई। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर सदिश राशियों का दिशा समान हो गया जोड़ सकते हैं, तो हमने जोड़ दिया और हमारा रिजल्ट कितना है ये आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप ये भी कमेंट करिएगा, और अगर समझ में आए तब भी कमेंट करिएगा। तो आप हमारे साथ इतने देर जुड़े रहे इसके लिए थैंक यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।